making the genomic libraries in E. coli. So we have been learning a lot about increasing the length of the target gene, increasing the length of the DNA fragment which we are going to clone. What's its purpose? हमें क्या फायदा है कि अगर insert की थोड़ी सी length increase हो जाती है? Basically, then we can make better genomic libraries. How? Let's look at this particular topic. A genomic library is a set of recombinant clones that contains all of the DNA present in an individual organism. So, अगर मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से थोड़ा सा पहले चला जाऊं तो पीपल स्टार्टेड टू बेसिकली आस्क दिस क्वेश्चन कि आपके सारे जीन्स अगर हम इकट्ठे क्लोन कर लें तो कैन वी मैप अ होल इंडिविजुअल? क्या हमें पता लग सकता है कि मक्खी में कितने जीन्स हैं और अल्टीमेटली वो सारे जीन्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मक्खी के विंग्स कैसे बन रहे हैं, उसकी कंपाउंड आईज कैसे बन रही हैं, उसका थोरैक्स कैसे बन रहा है, उसकी लेग्स कैसे बन रही हैं? हाउ कैन वी फाइंड दीज थिंग्स आउट? उसके लिए हमें अल्टीमेटली उसके सारे जीन्स को बेवक्त देखना होगा और हमें कहना होगा ओके दिस पर्टिकुलर जीन्स वो इससे रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, ये वाला जीन उसके डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, ये वाला जीन्स उसकी रेटिनल प्रोटीन्स बना रहा है जिससे वो अल्टीमेटली लाइट कैप्चर कर सकती है और देख सकती है. तो बेसिकली पीपल वांटेड टू मेक दिस जीनोमिक लाइब्रेरीज. उसके लिए वी नीडेड टू इंक्रीज द इंसर्ट साइज. क्योंकि लेट्स लुक एट दिस टेबल. आपके पास एक ई कोलाई जिसकी हम बार बार एग्जांपल देते रहते हैं, दैट इज अराउंड 4.6 मिलियन बेस पेयर्स. अगर मैं एक 17 किलो बेसिस का फ्रेगमेंट इंसर्ट करूं जो प्रिटी मच बैक्टीरियोफेज लैम्डा के जो इंसर्शनल वेक्टर्स थे उनकी लिमिट थी, तो हमें 820 क्लोन बनाने पड़ेंगे तो फिर हम पूरा उसको कवरेज दे सकते हैं. लेकिन अगर हम वही चीज अभी जिस तरह हम कॉस्मिड पढ़ते आए थे अगर हम कॉस्मिड में डाल देंगे तो हमें 410 क्लोन बनाने पड़ेंगे. अब मैं इन सब में से नहीं जाता, लेकिन लेट जंप टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में कितने बेस पेयर्स हैं? 3.2 बिलियन बेसेस हैं. ठीक है. अब 17 केबी के ऊपर अगर मैं करूं तो 564,000 आपको क्लोन्स बनाने पड़ेंगे और अगर 35 केबी पे करूं तो 274,000. So it's still a huge number of clones. Therefore, we want to increase the length of these fragments ताकि हम कम से कम क्लोन में maximum study कर सकें. Okay. Now, if somebody asks you that how many clones are needed to make a library, then we have to follow this particular formula. It's very easy. So, जो capital N है that represents number of clones that are required. अब हमने ये identify करना है कि हमें कितने number of clones चाहिए. And the small p is probability of presence of any given gene. हम एक statistical coverage भी चाहते हैं कि सारे के सारे genes cover हो जाएं. A is the average size of the DNA fragments inserted into the vector and B is the total size of the genome. इस फॉर्मूले से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने क्लोन्स चाहिए. Okay. One very good improvement was basically bacteriophage P1. Because bacteriophage P1 can squeeze up to 110 kilobases of DNA into its capsid structure. When undergoing a lysogenic cycle, the phage genome exists as a plasmid in the bacterium. So, I want you to compare in your heads right now कि पहले हमारे पास bacteriophage lambda में क्या limitation थी? It could only squeeze up to 52 kilobases. लेकिन ये 110 kilobases उससे 2 गुना से भी ज्यादा अपने अंदर इंसर्ट ले सकता है, उसको पैकेज कर सकता है. Now, P1 capsid is composed of 15 head, 9 tail and 4 proteins of undetermined location. लेकिन there is very interesting thing कि populations of P1 जो प्रोड्यूस होती हैं एक सेम होस्ट में, they contains rather than एक ही तरह का उनका हेड साइज निकले ना, it contains head sizes of 2 different dimensions. कुछ लोगों के हेड डायामीटर कोई 85 नैनोमीटर का है. सॉरी, मैं बेसिकली वायरसेस को लोग कह गया हूं, लेकिन कुछ वायरसेस का जो हेड डायामीटर है वो 85 नैनोमीटर है और कुछ का 65 नैनोमीटर है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज स्केल्स, इतनी छोटी छोटी चीजें डिफरेंस मैटर करता है. लेकिन बेसिकली आप उस तरह देखें, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि नडाल और जोकोविच का मैच हो रहा है टेनिस का,
तो फिर आप ऑब्वियसली इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें जोकोविच 65 नैनोमीटर वाला और नडाल 85 नैनोमीटर वाला। एनीवेज, अब इसमें आपको जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि बेसिकली व्हेन यू आर क्लोनिंग इन P1 यू नीड टू नो कि देयर कैन बी अ स्मॉल डिफरेंस जो इससे अराइज हो सकता है। बट as a genetic engineer, as a biotechnologist, you have to grab every single protein and see that can we use it for something useful. So there are two head proteins, DAR A and DAR B, which are interesting because they protect the viral DNA from type 1 restriction systems when it is injected inside the infected cell. Well, when it is injected inside the cell, and then it gets infected. Okay. The DNA genome of P1 is about 94 kilobases containing 120 genes that occupy 92% of the genome, which is organized in 45 oprons. Okay. Now, in the virion, the genome exists as a linear double-stranded molecule. The genomes in any population phages exhibit circular permutation. There is relatively large 15 kilobase terminal redundancy. अब ये जो मैंने इतनी लंबी बात बताई है ना आपको, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये है क्या। हम लोगों ने कॉस्मेड्स में एक चीज देखी थी कि उसके अंदर कॉस साइट्स थी। ये जो कॉस साइट्स है ना, बेसिकली ये सिर्फ 12 बेस पेयर के ओवरहैंग्स थे जो अल्टीमेटली उस बैक्टीरिया को सर्कुलराइज करने में अपने डीएनए को हेल्प करते थे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल रिडंडेंसी और सर्कुलर परम्यूटेशन, टर्मिनल रिडंडेंसी तो एक ही तरह के बेस पेयर्स आ रहे हैं, लेकिन जो सर्कुलर परम्यूटेशन है ना, उसमें थोड़ा सा ना सिस्टम इससे फर्क है। क्यों? क्योंकि इससे आप एक तो फॉरेन डीएनए ज्यादा डाल सकते हैं और बेसिकली आपकी जो उसकी ज्वाइनिंग है वो क्रॉस ओवर के जरिए होती है। लेट मी शो यू इन दिस पर्टिकुलर इमेज। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, कि होमोलोगस पेयरिंग ऑफ टर्मिनल रिपीट्स होती है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो बेसिकली यहां पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। लैम्डा में बेसिकली आपके पास ये छोटे छोटे ओवरहैंग्स थे, ठीक है ना, जिसको हम लाइगेज आके फिल कर देता था। लेकिन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में ये जो एंड्स हैं ये एक जैसे होते हैं और अल्टीमेटली ये आपस के अंदर ज्वाइन होते हैं। सो इन दिस वे बेसिकली इट कैन कैरी अ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डीएनए और वो अल्टीमेटली रिसर्कुलराइज भी हो जाता है। सो देयर आर वेक्टर्स विच कंबाइन P1's characteristic with bacterial artificial chromosome to give capacity of up to 300 kilobases. Bacterial artificial chromosome क्या है? Bacterial artificial chromosome is based on the F1 plasmid. F1 plasmid is the sex plasmid, and it's a very big plasmid. इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है कॉलोनीज बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इट कैन टेक 300 to 350 किलोबेसेस। आपको जो मैंने पहले टेबल दिखाया था कुछ देर पहले, उस टेबल के अंदर जो मैंने लार्जेस्ट आपको फ्रेगमेंट साइज दिखाया था, दैट वाज 35 किलोबेस पेयर्स लॉन्ग। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि गो बैक टू दैट टेबल एंड ट्राई टू कैलकुलेट उस पूरे टेबल को कि अगर वो 350 बेक के हम किलो बेसिस के फ्रेगमेंट डाल रहे होते तो कितना क्लोन साइज बनता। दिस इज योर असाइनमेंट। तो बैक कैन हैंडल डीएनए इंसर्ट्स अप टू 300 to 350 किलो बेसिस। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल यहां कैलकुलेट करके दे दी है कि अगर हम उसमें ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते तो वी जस्ट नीडेड 30,000 क्लोन्स, और 30,000 क्लोन्स के अंदर हम लोग ह्यूमन जीनोम लाइब्रेरी पूरी बना सकते हैं।